जरा सोचिए, आप एक ऐसे द्वीप पर बंद हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और आपके आसपास के सभी लोग, आपके डॉक्टर, आपके दोस्त, आपके सहकर्मी सब मिलकर आपको पागल साबित करने में जुटे हैं। तब आप क्या करेंगे? कहानी की शुरुआत होती है साल 1954 से। स्क्रीन पर हमें चारों तरफ घना कोहरा और समुद्र की उठती हुई भयानक लहरें दिखाई देती हैं। इस धुंध को चीरते हुए एक बड़ा जहाज आगे बढ़ रहा है। तभी हम जहाज के टॉयलेट में एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम टेडी डैनियल्स है। टेडी एक यूएस मार्शल है जो एक जांबाज पुलिस ऑफिसर है। वह बुरी तरह उल्टी कर रहा है क्योंकि उसे सी सिकनेस नाम की एक समुद्री बीमारी है। वह आईने में देखता है, पानी से अपना चेहरा धोता है और खुद से बात करते हुए अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करता है। बीमारी के कारण उसे पानी से डर लगता है। टेडी टॉयलेट से बाहर आता है और जहाज के डेक पर पहुंचता है। वहां उसका नया पार्टनर मार्शल चक ऑल खड़ा होता है जिसे इसी केस के लिए टेडी के साथ भेजा गया है। चक कहता हूँ तुम ठीक हो। तभी यह कहता है हाँ, लेकिन मुझे समुद्री सफर राज नहीं आता। चक टेडी को सिगरेट देता है। टेडी कहता है कि मेरी सिगरेट का पैकेट शायद टॉयलेट में ही गिर गया। तभी चक कहता है कि आपकी शादी हो गई है। तब टेडी कहता है हाँ, लेकिन बिल्डिंग में आग लगने के कारण वह मर गई। टेडी बताता है कि वे दोनों शटर आइलैंड जा रहे हैं जिसके बारे में सिर्फ उन्हें इतना पता है कि वहां पर एशक्लिफ नाम की एक मेंटल हॉस्पिटल है, लेकिन यह कोई आम अस्पताल नहीं है बल्कि मानसिक रूप से बीमार और बेहद हिंसक अपराधियों के लिए बनाया गया एक सुरक्षित और सख्त मैड हाउस है। यहाँ उन कैदियों को रखा जाता है जो इतने पागल और खतरनाक हैं कि उन्हें आम जेलों में नहीं रखा जा सकता। उन दोनों को यहाँ पर एक मरीज गायब हो गई है, उसकी तपास में जाना है। जैसे जैसे जहाज शटर आइलैंड के करीब पहुंचता है, चारों तरफ ऊंची पथरीली चट्टानें हैं। तभी जहाज का कैप्टन कहता है कि हम आपको उतार के तुरंत वापस लौट जाएंगे क्योंकि तूफान आने वाला है। यह कहता है कि इस आइलैंड पर आने और जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। द्वीप पर पहुंचने के बाद दोनों मार्शल जहाज से उतरते हैं। वहां उनका स्वागत करने के लिए एशक्लिफ के सुरक्षा गार्ड्स और डिप्टी वार्डन खड़े हैं। सभी गार्ड्स बेहद तनाव में हैं। उनके हाथों में भारी बंदूकें हैं और वे दोनों मार्शल्स को इस तरह देख रहे हैं जैसे वे कोई रक्षक नहीं बल्कि दुश्मन हो। गार्ड्स का रवैया संदेहास्पद है। डिप्टी वार्डन उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाता है और अस्पताल की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में टेडी देखता है कि पूरे द्वीप को कटीले तारों से घेरा गया है जिनमें हाई वोल्टेज बिजली दौड़ रही है। चारों तरफ गार्ड्स गश्त लगा रहे हैं। चक पूछता है कि यहाँ इतनी ज्यादा सुरक्षा क्यों है? डिप्टी वार्डन जवाब देता है कि यहाँ के मरीज बेहद खतरनाक हैं। अगर वे बाहर निकले तो खुद को या दूसरों को जान से मार देंगे। गाड़ी अस्पताल के मुख्य लोहे के गेट के सामने आकर रुकती है। तभी वार्डन उन्हें कहता है कि मुझे अपनी बंदूकें दे दो। तभी टेडी कहता है कि हम पुलिस ऑफिसर है, लेकिन वह उनकी बातें नहीं मानते और उनकी बंदूकें ले लेता है और इस हॉस्पिटल के तीनों बिल्डिंग के बारे में बताता है। जो विभाग ए है जिसमें आदमी रहते हैं, दूसरी बिल्डिंग बी जिसमें महिलाएं हैं और सामने जो किला है वह सी विभाग है, उसमें सबसे खतरनाक मरीजों को रखा जाता है, जहां मेरे और डॉक्टर कॉली की अनुमति के बिना वहां जाना सख्त मनाही है। जैसे ही वह दोनों अंदर दाखिल होते हैं तो सारे मरीज उनकी ओर देखने लगते हैं जैसे अगला शिकार इन लोगों का वो बनाने वाले हो। उसके बाद टेडी और चक को सीधे अस्पताल के चीफ डॉक्टर जॉन कॉली के केबिन में ले जाया जाता है। उनका केबिन महंगी किताबों, पुरानी पेंटिंग्स से भरा हुआ है। डॉक्टर कॉली दोनों मार्शल्स का स्वागत करते हैं। उसके बाद वार्डन चला जाता है। टेडी बिना समय गंवाए सीधे मुद्दे पर आता है। वह पूछता है, डॉक्टर, रेचल सोलांडो कैसे गायब हुई? इस द्वीप से भागना नामुमकिन है, चारों तरफ समुद्र है और आपकी सुरक्षा इतनी सख्त है, फिर एक मरीज अपने लॉक रूम से कैसे बाहर निकल सकती है? डॉक्टर कॉली रेचल का केस खोलते हैं। वे बताते हैं कि रेचल सोलांडो एक विधवा थी। उसके पति की मौत के बाद उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ गया था। उसने अपने ही घर के पीछे बने तालाब में अपने तीनों बच्चों को डुबोकर मार डाला था और उनके साथ खाना खाने बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी डॉक्टर कॉली टेडी को कुछ तस्वीरें दिखाता है जिससे उसे अपने ही बच्चे की लाशें दिखाई देती है। उसका सिर चकरा जाता है। तभी डॉक्टर कॉली उसे दवाई देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे साथ अक्सर ऐसा होता है। तब टेडी कहता है, हाँ, यह सफर की वजह से हो रहा है। डॉक्टर कॉली कहता है वह इस हकीकत को स्वीकार ही नहीं कर पा रही है कि उसके बच्चे मर चुके हैं और वह एक अस्पताल में बंद है। वह एशक्लिफ को अपना पुराना घर समझती है और वहाँ के डॉक्टरों और नर्सों को अपने पड़ोस के लोग डाकिया या दूध वाला मानती है। उसके बाद टेडी कहता है कि क्या आपने इस आइलैंड पर छानबीन की? तभी कॉली कहता है कि सिक्योरिटी वालों ने पूरा इलाका छान लिया लेकिन वह कहीं नहीं मिली। डॉक्टर कॉली उन्हें रेचल के कमरे में ले जाते हैं। कमरा पूरी तरह से बंद है। खिड़की पर लोहे की मजबूत सलाखें लगी हैं। कमरा बहुत छोटा है। टेडी कमरे की जांच शुरू करता है। वह देखता है कि रेचल के जूते अभी भी कमरे में ही रखे हैं। टेडी डॉक्टर से कहता है, अगर कोई इंसान इस पथरीले और कटीले द्वीप पर भागेगा तो क्या वह नंगे पैर जाएगा? उसके पैर छिल जाएंगे। तभी टेडी की नजर रेचल के बिस्तर के पास फर्श पर बनी एक छोटी सी दरार पर पड़ती है। वहां से उसे एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा मिलता है। टेडी उसे बाहर निकालता है और खोलता है। उस कागज पर एक रहस्यमयी कोड लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ 4 हुई 67। 4 का नियम 67वां कौन है? तभी डॉक्टर कॉली कहते हैं कि यह लिखावट तो रेचल की है,
लेकिन मेई इस कोड का मतलब नहीं जानता। वे कहते हैं कि रेचल बहुत स्मार्ट और होशियार थी। वह अजीबोगरीब बातें लिखती थी, शायद यह भी उसकी किसी कल्पना का हिस्सा हो। तभी डॉक्टर पेपर लेने की कोशिश करता है, लेकिन टेडी उसे नहीं देता। उसके बाद यह लोग उसे ढूंढने के लिए पूरे आइलैंड पर तलाशी शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। तभी वार्डन उन्हें कहता है कि वह भागी उस वक्त तूफान ज्यादा था, या तो वह डूब जाती वरना पत्थरों से टकराकर मर जाती और उसकी लाश उस कोने में मिलती। तभी टेडी को उस तरफ एक गुफा दिखाई देती है। वह उसके बारे में पूछता है। तभी वार्डन कहता है कि वह बिना जूतों का इस नुकीले पत्थरों से जाना आसाना नहीं होगा। वह दूसरी ओर जाते हैं। तभी टेडी को सामने एक टावर दिखाई देता है। तभी वार्डन पहले से ही कहता है कि यह एक पुराना लाइट हाउस है और मेरे आदमियों ने वहां पर तलाशी ले ली है। ये सारी बातें टेडी अपनी नोट में लिख लेता है। उसके बाद वह रेचल के गायब होने के वक्त ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ और नर्सों से पूछताछ करता है। टेडी एक एक करके नर्सों और अटेंडेंट्स से सवाल करता है, लेकिन सभी के जवाब बिल्कुल एक जैसे और रटे रटाए हैं। जैसे ही टेडी उनसे कोई तीखा सवाल पूछता है, वे घबराकर डॉक्टर कॉली की तरफ देखने लगते हैं, जैसे उनसे इजाजत मांग रहे हों। पूछताछ के दौरान एक नर्स बताती है कि गायब होने से ठीक पहले रेचल एक ग्रुप थेरेपी सेशन में थी। टेडी पूछता है कि रेचल का डॉक्टर कौन था, तो वह कहती है कि उनका मुख्य डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट लेस्टर शीन है, वह उनके साथ ही थी। टेडी डॉक्टर कॉली से कहता है, मुझे डॉक्टर शीन से तुरंत बात करनी है। तभी डॉक्टर कॉली कहते हैं कि डॉक्टर शीन आज सुबह ही इस द्वीप से जाने वाले आखिरी फेरी से निकल चुके हैं। वे कहते हैं कि उनकी छुट्टी पहले से ही तय थी, जो काफी समय से टाल रहे थे। तभी चक कहता है, एक इतना बड़ा केस हो जाता है, एक खतरनाक मरीज गायब हो जाती है और उसका मुख्य डॉक्टर पुलिस के आने से ठीक पहले द्वीप छोड़कर चला जाता है और आपने उसे जाने दिया। तभी कॉली कहता है, वो एक डॉक्टर है, मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। उसके बाद वह उससे मोबाइल से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौसम इतना खराब था कि ठीक से सिग्नल मिल नहीं रहा था। फिर वह वहां से चले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर कॉली उन्हें रात को घर आने के लिए कहता है। वह डॉक्टर कॉली के साथ उसके घर चले जाते हैं। तभी वहां पर डॉक्टर कॉली के सहयोगी जर्मन एडवर्ड को देखते हैं। तभी एडवर्ड कहता है कि तुमने वर्ल्ड वॉर में काम किया है। तभी टेडी को उस समय के सीन याद आने लगते हैं। वहां पर एक बहुत ही बुरी तरह जख्मी दुश्मन सैनिक पड़ा है और बाहर काफी सारी लाशें। तभी टेडी कहता है कि मुझे डॉक्टर शीन की और बाकी कर्मचारियों की फाइल चाहिए। तभी एडवर्ड उन्हें यह फाइल देने से साफ इनकार कर देता है। यह सुनकर टेडी बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी डॉक्टर कॉली कहता है कि तुम्हारी रिक्वेस्ट को बोर्ड ने नकार दिया है। तभी गुस्से में टेडी कहता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई और कल सुबह की पहली फेरी से हम निकल रहे हैं। वह वहां से चले जाते हैं। शाम को टेडी और चक को अस्पताल के गेस्ट हाउस में रुकने के लिए जगह दी जाती है। टेडी बहुत थका हुआ है। उसके हाथ में वो कागज का टुकड़ा है और ये सोच रहा है कि आखिर ये है क्या। तभी चक कहता है कि कल सच में हम जा रहे हैं। तभी टेडी कहता है कि हम जब से यहाँ पर आए हैं कोई भी हमसे सच नहीं कह रहा। रेचल कमरे से भागी नहीं है, किसी ने उसे भगाया है। बाहर मौसम पूरी तरह खराब है। जैसे ही टेडी अपनी आंखें बंद करता है, उसे एक सपना आता है। टेडी खुद को एक खूबसूरत कमरे में देखता है। वहाँ उसकी मरी हुई पत्नी डोलोरेस चानल खड़ी है। टेडी उसे देखकर भावुक हो जाता है और उसे गले लगा लेता है। लेकिन अचानक डोलोरेस के शरीर से धुआं निकलने लगता है। उसके पेट से खून बहने लगता है और वह जलने लगती है। कमरा धीरे धीरे राख में बदलने लगता है। डोलोरेस टेडी से कहती है, टेडी मैं अभी भी यही हूँ, मैं इस द्वीप पर ही हूँ, वह भी यही है। टेडी रोते हुए पूछता है, कौन यही है? डोलोरेस कहती है, एंड्रयू लेडिस, वह इसी द्वीप पर छुपा हुआ है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा, उसने मुझे मारा था। टेडी डोलोरेस राख में बदल जाती है। अचानक टेडी की नींद खुल जाती है। वह पसीने से लथपथ है, उसकी सांसें तेज चल रही हैं। वह उठकर बैठ जाता है और घबरा जाता है। अगली सुबह वह फिर डॉक्टर कॉली से मिलता है और रेचल के बारे में बात करता है। वह कहता है कि मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो ग्रुप थेरेपी के वक्त उसके साथ थे। टेडी और चक मरीजों के कॉमन रूम में जाते हैं, जहाँ टेडी एक बूढ़ी महिला मरीज के पास बैठता है जिसने अपने पति को कुल्हाड़ी से मार डाला था। महिला का नाम कर्न्स है। टेडी उससे बहुत प्यार से बात करता है और रेचल के बारे में पूछता है। महिला कहती है कि रेचल एक अच्छी औरत थी और कम बात करती थी, लेकिन वह कहती है कि उसे लगता था कि उसके बच्चे अभी भी जिंदा हैं और वह इस जेल को अपना घर समझती थी और हम सब उसके पड़ोसी हैं। तभी किर्न्स एक ग्लास पानी मांगती है। जब चक उस महिला के लिए पानी लेने के लिए काउंटर की तरफ जाता है, जैसे ही चक की पीठ घूमती है, वो बूढ़ी महिला अचानक बेहद गंभीर हो जाती है। वह टेडी की तरफ देखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर है। वह टेडी की नोटबुक छीनती है और उसमें तेजी से कुछ लिखती है। इसके बाद वह तुरंत नोटबुक वापस टेडी को दे देती है। टेडी हैरान रह जाता है। वह धीरे से अपनी नोटबुक खोलता है और देखता है कि उस महिला ने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, रन, और टेडी उसे अपने पॉकेट में रख देता है। तभी चक पानी लेकर आता है। टेडी का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह समझ जाता है कि यह महिला उसे चेतावनी दे रही है कि इस द्वीप पर उसकी जान को खतरा है और उसे तुरंत यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन टेडी भागने वालों में से नहीं है। तभी वह किरण से आखिरी सवाल पूछता है कि आपने कभी एंड्रयू लेडिस नाम के मरीज को देखा? तो वह ना कहकर वहां से चली जाती है। उसके बाद चक और टेडी खिड़की के पास खड़े होते हैं, जहाँ चक उसे सिगरेट देता है और एंड्रयू लेडीज के बारे में पूछता है कि आपने सभी मरीजों से उसके
बारे में पूछा। टेडी बताता है कि वह शटर आइलैंड पर सिर्फ रेचल सोलांडो के केस के लिए नहीं आया है। उसका यहाँ आने का एक बहुत बड़ा व्यक्तिगत कारण है। टेडी चक को अपने अतीत का वो सच बताता है। कुछ साल पहले उसके अपार्टमेंट में काम करने वाले एक सिरफिरे ने जानबूझकर आग लगा दी थी। उस आग में दम घुटने से मेरी पत्नी की मौत हो गई थी। उस आग लगाने वाले शख्स का नाम था एंड्रू लेडिस। उसके चेहरे पर एक खरोच का निशान है और उसकी आंखों के रंग अलग अलग हैं। लेकिन टेडी को अपने गुप्त सूत्रों से पता चला था कि एंड्रयू लेडीज को शटर आइलैंड के एशक्लिफ हॉस्पिटल में छुपाकर रखा गया है। तभी चक कहता है कि शायद लेडीज मर गया हो। तो यह देखने के लिए वहां दोनों आइलैंड के कब्रिस्तान में जाते हैं और खबरों पर देखते हैं। तभी चक कहता है कि मैं पानी लेने के लिए गया, तब किंच ने तुम्हें कुछ लिख कर दिया था। वो क्या था? तभी वह डायरी दिखाता है जिसमें सिर्फ रन लिखा है। लेकिन आंधी और तूफान इतना तेज था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। पेड़ की टहनियां तेज आंधी की वजह से टूट रही थी। तभी चक कहता है हम तुरंत यह से नहीं निकले तो हमारी जान भी जा सकती है। तभी उन्हें कब्रिस्तान में एक पुराना रूम दिखाई देता है। वह दोनों भागकर उस रूम में चले जाते हैं। तभी चक कहता है कि लेडीज अगर यहाँ पर मिल जाए तो क्या तुम उसे मार दोगे? तो वह न कहता है। टेडी बताता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उसने खुद नाजी जर्मनी के दखाओ कंसंट्रेशन कैंप को देखा था। वहाँ नाजियों ने इंसानों पर जो जुल्म किए थे वही सब कुछ अब अमेरिकी धरती पर इस शटर आइलैंड के अंदर छुपा कर किया जा रहा है। यहाँ मरीजों के दिमाग की सर्जरी करके उनकी यादों को मिटाया जाता है और उन्हें ऐसे पॉकेट सोल्जर्स या रोबोट में बदला जा रहा है जिन्हें दर्द महसूस न हो। उन लोगों ने सरेंडर कर दिया था लेकिन हमने उन्हें मार दिया था। मैं लोगों को मारकर थक गया हुआ, इसीलिए वह कहता है कि एशक्लिफ हॉस्पिटल में सिर्फ मरीजों का इलाज नहीं होता बल्कि यहाँ अमेरिकी सरकार और CIA के इशारे पर इंसानी दिमाग पर बेहद क्रूर माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। टेडी कहता है चक मैं इस पूरे अस्पताल का पर्दाफाश करूंगा। मैं यहाँ से सबूत इकट्ठा करके वॉशिंगटन जाऊंगा और इन डॉक्टरों को जेल भिजवाऊंगा। टेडी कहता है कि हम दोनों इन डॉक्टर की जाल में फंस गए हैं। तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है। डेप्यूटी वार्डन उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाता है। वह लोग गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं और कपड़े चेंज करके वह उस रूम में जाते हैं जहां डॉक्टरों की मीटिंग चल रही थी। वह इस बारे में बात कर रहे थे कि इस तूफान की वजह से अगर लाइट चली गई तो सारे जेल के दरवाजे खुल जाएंगे और खास करके ग्रुप C के मरीज हम पर तबाही मचा देंगे। उसी वक्त उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर सिर्फ 66 मरीज हैं। तभी टेडी डॉक्टर कॉली से कहता है डॉक्टर आपके वार्ड A, B और C को मिलाकर कुल 66 मरीज हैं। तो फिर इस रेचल की उस पर्ची पर हुई 67 क्यों लिखा है? क्या यहाँ कोई 67वां मरीज भी है जिसके बारे में आप हमसे छुपा रहे हैं? डॉक्टर कॉली तुरंत मना कर देते हैं और कहते हैं कि यहाँ सिर्फ 66 मरीज ही हैं। तभी डॉक्टर कॉली कहते हैं रेचल सोलांडो मिल गई है और सही सलामत है। वह सोच में पड़ जाता है कि इतनी आंधी और बारिश के बीच वह कैसे जिंदा रह सकती है। उसे शक होने लगता है। वह लोग तुरंत उस कमरे में जाते हैं और उसे देखने लगते हैं। तभी चक कहता है कि शरीर पर कोई चोट नहीं है, वह साफ सुथरे कपड़ों में है। तभी रेचल कहती है ये लोग कौन है? तभी कॉली कहता है कि ये पुलिस ऑफिसर है जो तुम्हें कुछ पूछने आए हैं। वह खड़ी हो जाती है और वह टेडी को अपना मरा हुआ पति जिम समझने लगती है। वह उसे गले लगा लेती है। टेडी उसे समझाने की कोशिश करता है। तभी वह अचानक गुस्से में आ जाती है। वह चिल्लाती है तुम मेरे पति नहीं हो, तुम कौन हो? तुम मेरे बच्चों को मुझसे छीनने आए हो। वह पागलों की तरह टेडी पर झपटती है। अस्पताल के अटेंडेंट्स तुरंत दौड़ कर आते हैं और उस महिला को पकड़कर उसे दूर करते हैं। उसके बाद वह डॉक्टर कॉली के ऑफिस में जाते हैं। वह चक से कहता है कि उसे रोशनी से परेशानी हो रही है। भयानक सिरदर्द, माइग्रेन होने लगता है और बेहोश होने लगता है। तभी चक उसे कुर्सी में बैठाता है। डॉक्टर कॉली सिरदर्द की दवाइयां देता है। टेडी वो गोलियां खा लेता है। चक और वार्डन मिलकर उसे बिस्तर पर लेटा देते हैं और सो जाता है। तभी फिर से उसे वही याद आने लगता है कि नाजियों ने कुछ एक्सपेरिमेंट के चक्कर में कितने मासूम लोगों की जान ले ली थी। उसे वही लाशों के ढेर दिखने लगते हैं। जब पीछे मुके देखता है तो वह एक रूम में है और कुर्सी पर लेडीज बैठा है। लेडीज खड़ा होता है और टेडी की सिगरेट जलाकर गायब हो जाता है। तभी पीछे उसे रेचल दिखाई देती है जिसके पूरे चेहरे पर खून लगा है और उसके तीनों बच्चों की लाश फर्श पर पड़ी है। वह टेडी से मदद मांगती है। वह दोनों मिलकर तीनों बच्चों को तालाब में डुबो देते हैं। उसके बाद उसे एक और सपना आता है जिसमें उस रूम के दरवाजे से उसकी पत्नी डोलोरेस आती है और कहती है लेडीज मरा नहीं है, वो अभी भी यहाँ पर है। तुम्हें उसे मारना होगा और मेरा बदला लेना होगा। वह अचानक से जाग जाता है। तभी वह देखता है कि यह कंपार्टमेंट की बिजली चली गई है। चक उसे सिगरेट देता है। तभी वह बाहर आ जाते हैं। तूफान के कारण अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। बिजली जा चुकी है। सारी सिक्योरिटी सिस्टम बंद हो चुकी है। वार्ड
वार्ड सी के कैदी बेकाबू हो चुके हैं। गार्ड उन्हें पकड़ रहे हैं। तभी टेडी और चक तय करते हैं कि यही सबसे सही मौका है वार्ड सी के अंदर घुसने का और एंड्रयू लेडिस को ढूंढने का। दोनों मार्शल्स गार्ड्स की नजरों से बचकर वार्ड सी की पुरानी जर्जर इमारत के अंदर प्रवेश करते हैं। चारों तरफ घोर अंधेरा है। वह जैसे ही आगे बढ़ते हैं, एक सिक्योरिटी वाला उन्हें कहता है कि कोई कैदी आपको दिखे तो उसे रोकना मत, वरना वो तुम्हें मार देंगे। जैसे ही वह अंदर जाते हैं, तभी एक मरीज उनके सामने आकर भाग जाता है। टेडी उसका पीछा करता है। चक चिल्लाता है, रुक जाओ, लेकिन वह दोनों गायब हो जाते हैं। तभी टेडी एक ऐसी जगह आ जाता है जहाँ चारों ओर सीढ़ियां हैं। वहाँ वो मरीज कहीं गायब हो जाता है। टेडी डरते हुए उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक अंधेरे में वह मरीज टेडी पर हमला कर देता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है। चक दौड़कर आता है और दोनों को अलग करता है। तभी सिक्योरिटी वाला भी आता है। टेडी अपनी सांसें संभालता है और हाथ में एक माचिस की डिब्बी लेकर आगे बढ़ता है। वह एक एक तीली जलाकर अंधेरे रास्ते को पार कर रहा है। तभी सलाखों के पीछे से मरीज उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। वह डरते हुए आगे बढ़ता है। तभी टेडी को कोने में बने एक सेल से किसी के बड़बड़ाने की आवाज सुनाई देती है। टेडी उस सेल के पास जाता है और माचिस की तीली जलाकर अंदर देखता है। अंदर एक शख्स बैठा है जिसका पूरा चेहरा बुरी तरह सूझा हुआ है। वह खड़ा होकर टेडी के पास आता है। टेडी उसे पहचान लेता है। जॉर्ज नॉइस, तुम यहाँ कैसे? जॉर्ज नॉइस एक कॉलेज का छात्र था जिसे टेडी पहले से जानता था। जॉर्ज टेडी की आवाज सुनकर कांपने लगता है। जॉर्ज, तुम्हारी ये हालत किसने की? जॉर्ज पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, यह तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम यहाँ क्यों आए टेडी? यह सब एक जाल है। वह उसकी आंखों में देखते हुए एक कहता है जो टेडी के पैरों तले जमीन खिसका देता है। जॉर्ज कहता है, टेडी, तुम एंड्रयू लेडिस को ढूंढ रहे हो ना? लेकिन तुम्हें पता है कि लेडिस इस वार्ड सी में नहीं है। उसे इस अस्पताल के सबसे बड़े रहस्य यानी लाइट हाउस में ले जाया गया है। वहाँ डॉक्टरों ने एक गुप्त लैब बनाई है जहाँ वे मरीजों के दिमाग को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। तुम्हारा पार्टनर चक, क्या तुम उस पर भरोसा करते हो? वह तुम्हारा नया पार्टनर है ना? तुम उसे कितने समय से जानते हो? सिर्फ 2 दिन से। जरा सोचो, क्या वह सचमुच एक मार्शल है या डॉक्टरों का कोई मोहरा? जॉर्ज की ये बातें टेडी के दिमाग में संदेह पैदा कर देती हैं। टेडी वार्ड सी से बाहर आता है और वह चक की तरफ एक शक भरी नजर से देखता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। तभी चक उसे कहता है कि क्या तुम्हें एंड्रयू लेडीज मिला? तो वह कहता है ना। तभी चक उसे एक कागज देता है और कहता है इसमें लेडीज की डिटेल है। वह उसे बाद में देखने के लिए कहता है और लाइट हाउस की ओर जाने लगता है। वह द्वीप के सबसे आखिरी छोर पर पहुंचते हैं, लेकिन लाइट हाउस तक जाने का रास्ता बेहद खतरनाक है और वहां तक जाने के लिए ऊंची और सीधी पथरीली चट्टानों को पार करना होगा। जब वह नीचे देखते हैं तो हजारों फीट गहरी खाई है जहां समुद्र का खौफनाक पानी चट्टानों से टकराकर झाग बना रहा है। तभी चक कहता है आगे जाना खुदकुशी है, रास्ता बंद है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन टेडी जिद पर अड़ा है। टेडी अब किसी पर भी भरोसा करने के मूड में नहीं है। वह कहता है मैं वापस नहीं जाऊंगा। दोनों के बीच बहस होती है। टेडी चक को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद धीरे धीरे चट्टानों के सहारे नीचे उतरकर दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश करता है। वह फिर से दूसरी चट्टान पर पहुंचता है, लेकिन वहां से भी कोई रास्ता नहीं था। वह टावर को देखता है तो उसके चारों ओर सिर्फ पानी है और समुद्र की लहरें इतनी तेज है कि वहां जाना नामुमकिन है। तभी वह वापस जाता, लेकिन चक वहां पर नहीं था। वह उसे इधर उधर देखता है तो उसे चक कहीं दिखाई नहीं देता। टेडी घबरा जाता है। तभी उसकी नजर चट्टान के किनारे जलती हुई सिगरेट पर पड़ती है। जब वह देखता है तो आधी सिगरेट ऐसे ही जली हुई है। तभी टेडी की नजर नीचे खाई की तरफ जाती है। खाई के नीचे चट्टान पर उसे चक की लाश दिखाई देती है। टेडी के होश उड़ जाते हैं। टेडी उस लाश तक पहुंचने के लिए चट्टानों से नीचे उतरने लगता है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना नीचे पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वह उस जगह पर पहुंचता है वहां कोई लाश नहीं थी। वहां सिर्फ समुद्र का पानी और सूखी चट्टानें होती हैं। वह चिल्लाता है चक, तुम कहाँ हो? तभी टेडी की नजर चट्टान के बीच बनी एक प्राकृतिक गुफा पर पड़ती है। गुफा के अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही है। जैसे तैसे करके वह वहां तक पहुंचता है और धीरे धीरे गुफा के अंदर प्रवेश करता है। गुफा के अंदर एक छोटी सी आग जल रही है। आग के पास एक महिला खड़ी है। वह बेहद कमजोर है और उसके हाथ में एक छोटा सा चाकू है। वह टेडी को देखकर डर जाती है और कहती है तुम कौन हो? तभी टेडी कहता है यूएस मार्शल टेडी डैनियल्स हूँ। क्या तुम असली रेचल सोलांडो हो? वह महिला धीरे से सिर हिलाती है। तभी टेडी कहता है तुमने क्या तुम्हारे बच्चों को मारा? तभी रेचल कहती है मेरे कोई बच्चे नहीं है, मेरी शादी भी नहीं हुई है। उसके बाद वह कहती है कि मैं कोई मरीज नहीं हूँ, मैं इस अस्पताल की एक सीनियर डॉक्टर थी, मैं यही काम करती थी। टेडी चौंक जाता है तो तुम्हारी यह हालत क्यों है? तुम यहाँ क्यों छुपी हो? वह महिला बताती है एशक्लिफ कोई अस्पताल नहीं है, यह एक माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट सेंटर है। वह कहती ही कि उस लाइट हाउस में डॉक्टर कॉली और उनके साथी मिलकर मरीजों के दिमाग की ऐसी सर्जरी करते हैं जिससे इंसान की यादें पूरी तरह खत्म हो जाएं। वे एक ऐसा रोबोटिक समाज बनाना चाहते हैं जो कभी सरकार के खिलाफ आवाज न उठाए। जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मुझे ही पागल घोषित कर दिया। टेडी कहता है इस सर्जरी के बारे में कौन कौन जानता है? वह कहती है कि इस आइलैंड पर मौजूद सारे कर्मचारी। वह महिला टेडी से कहती है क्या तुम्हें सिरदर्द है? टेडी कहता है हाँ मुझे यह अक्सर होता है। वह चौंक जाती है और कहती है क्या तुमने इस द्वीप पर आने के
बाद से कोई दवाई खाई है, कोई सिगरेट पी है, कोई गोली ली और उनका खाना खाया? वह हाँ कहता है। वह कहती है तुम फंस चुके हो। वे गोलियां और सिगरेट आम नहीं थी, उसमें नशीली दवाइयां थी। तभी वह कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। वह कहती है कि इस आइलैंड से जाने और आने का एक ही रास्ता है, फेरी, लेकिन उस पर उनका अधिकार है, इसलिए यहाँ से जाना अब नामुमकिन है। तभी टेडी रेचल से कहता है कि यहाँ पर तुमने मेरे दोस्त चक को देखा। तभी रेचल कहती है इस आइलैंड पर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। उसके बाद टेडी वहां से चला जाता है और अस्पताल पहुंचता है, जहां उसे अस्पताल की लॉबी में डॉक्टर कॉली मिलते हैं। डॉक्टर उसे सिगरेट ऑफर करते हैं, लेकिन वह कहता है कि मैंने छोड़ दी है। तभी टेडी डॉक्टर कॉली से पूछता है तुमने मेरे पार्टनर चक को कहीं देखा है? डॉक्टर कॉली एक हैरान होने का नाटक करते हैं और कहते हैं कौन पार्टनर? टेडी तुम इस द्वीप पर बिल्कुल अकेले आए थे, तुम्हारा कोई पार्टनर नहीं है। अब तो उसे सच में यकीन हो गया था कि लाइट हाउस में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। उसे लगता है कि चक को वहां पर छुपा कर रखा गया है, इसीलिए टेडी चुपके से द्वीप के किनारे बने लाइट हाउस की तरफ आगे बढ़ता है। उसे पूरा यकीन है कि डॉक्टरों की गुप्त लैब इसी लाइट हाउस के अंदर है। सिक्योरिटी का ध्यान भटकाने के लिए वह डॉक्टर कॉली की कार में ब्लास्ट करता है और वहां से भाग जाता है। समुद्र में तैरकर वह लाइट हाउस के पास पहुंचता है, जहां पर सिक्योरिटी गार्ड को बेहोश करके उसकी बंदूक लेकर आगे बढ़ता है। लाइट हाउस के अंदर एक घुमावदार लोहे की सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है। वह हर एक कमरे को चेक करता है। वह लाइट हाउस के सबसे ऊपरी कमरे के दरवाजे के सामने पहुंचता है। टेडी बुरी तरह कांप रहा है। टेडी अपनी पूरी ताकत से लात मारकर दरवाजा खोलता है और अपनी गन तान देता है, लेकिन कमरे के अंदर का नजारा देखकर टेडी के पैर जम जाते हैं। कमरे के बीचों बीच कुर्सी पर डॉक्टर कॉली बहुत शांति से बैठे हैं। टेडी दरवाजा बंद करता है। कमरा पूरी तरह से सामान्य है। डॉक्टर कहता है कि वो बंदूक खाली है और अपने आप को पोंछ लो वरना सर्दी लग जाएगी। वह बंदूक रख देता है। तभी डॉक्टर कॉली कहते हैं कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। तभी उसे अपनी पत्नी की आवाजें सुनाई देती है, टेडी भाग जाओ वरना मारे जाओगे। तभी टेडी कहता है डॉक्टर मुझे सब पता चल गया है। सोलांडो मुझे मिली थी, उसने मुझे सब बता दिया, लेकिन वह तुम्हें नहीं मिलेगी। तभी डॉक्टर कहता है हाँ, उसका वजूद ही नहीं है तो वह कहाँ से मिलेगी? तभी डॉक्टर कॉली कहता है कि इस हॉस्पिटल में तुम्हारा 2 साल से इलाज चल रहा है, लेकिन वह इस बात को नकार देता है। तभी डॉक्टर कॉली खड़े होते हैं और कमरे में टंगे एक बड़े व्हाइट बोर्ड का पर्दा हटाते हैं। उस बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में 4 नाम लिखे हैं। वो ऐसे नाम है जो एक एनाग्राम है। एडवर्ड डैनियल्स में ही एंड्रू लेडीज छुपा हुआ है और रेचल सोलांडो के अंदर डोलोरेस चनाल। इन नामों के अक्षर एक जैसे हैं। डॉक्टर कॉली कहते हैं यह है तुम्हारा लो 4 का नियम और तुम्हारा नाम है एंड्रयू लेडीज, और इस अस्पताल के 67 वे सबसे खतरनाक मरीज तुम हो एंड्रयू। तुम्हारे अपराध इतने भयानक है कि तुमने खुद अपने दिमाग के अंदर इस झूठी कहानी को जन्म दिया है ताकि तुम अपनी जिंदगी के सबसे भयानक सच से भाग सको। टेडी चिल्लाता है यह सब झूठ है। वह कहता है अगर मैं मरीज हूँ तो रेचल सोलांडो कौन है? वह महिला जो मुझे गुफा में मिली थी। डॉक्टर कहते हैं तुम्हें गुफा में कोई महिला नहीं मिली एंड्रयू, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम था जो तुमने अपनी पत्नी डोलोरेस चैनल के नाम के अक्षरों को बदल कर बनाई है। तभी डॉक्टर कॉली कहते हैं कि तुमने जॉर्ज नोएस को चोट पहुंचाई क्योंकि उसने तुम्हें लेडीज कहा और ये नाम तुम्हें पसंद नहीं है। तभी टेडी गुस्से में कहता है मेरा पार्टनर चक कहाँ है? तभी वहाँ पर चक आता है। टेडी उससे कहता है क्या तुम इनके लिए काम करते हो? तभी चक कहता है मुझे माफ करना, लेकिन डॉक्टर जो कह रहे हैं वो सच है। मेरा नाम चक नहीं, मैं डॉक्टर लेस्टर शीन हूँ। मैं पिछले 2 साल से तुम्हारा मुख्य साइकियाट्रिस्ट हूँ। तभी डॉक्टर कॉली कहता है कि एंड्रयू पिछले 2 सालों से हम एक जंग लड़ रहे हैं। तुम एक सोल्जर जरूर थे, लेकिन जब ही तुम्हें तुम्हारी हकीकत बताई जाती तुम वापस अपनी जासूसी कहानी में लौट जाते हो। इस बार तुम अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर नहीं निकले तो अस्पताल के बोर्ड ने फैसला कर लिया है कि कल सुबह तुम्हारी ब्रेन सर्जरी कर दी जाएगी, जिससे तुम्हारी सारी यादें मिट जाएगी। यह सुनते ही वह पागलों की तरह टेबल पर पड़ी बंदूक उठा लेता है और सीधे उन पर तान देता है और वह गोली चलाता है। तभी डॉक्टर कहता एंड्रयू क्या कर रहे हो? यह बंदूक सिर्फ एक खिलौना है। वह उसे तोड़ देता है। तभी डॉक्टर सीन यानी चक उसे कहता है कि तुम्हारी पत्नी डोलोरस पागल थी। उसने एक दिन तुम्हारे घर के अपार्टमेंट में आग लगा दी थी। उस आग में कोई मरा नहीं था। तभी एंड्रयू तुमने शहर से दूर एक शांत इलाके में झील के किनारे नया घर लिया था। तभी वह चक पर हमला कर देता है। तभी डॉक्टर कॉली एंड्रयू को कुछ असली तस्वीरें दिखाते हैं और कहते हैं ये रहे तुम्हारे तीनों बच्चे। एंड्रयू कहता है मेरे कोई बच्चे नहीं थे। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बीबी ने उन्हें तालाब में डुबाया। यह तुम्हारी सबसे छोटी बच्ची रेचल जो हर वक्त तुम्हारे ख्वाबों में आती है और एक ही बात दोहराती है तुम्हें हमें बचाना चाहिए था। एंड्रयू कांपते हुए तस्वीरों को देखने लगता है। उसे अब याद आने लगता है अब साल 1952 में एंड्रयू लेडीज सचमुच द्वितीय विश्व युद्ध का एक जांबाज सिपाही था। उसकी पत्नी डोलोरेस चैनल पहले से ही एक गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित थी। एक दिन एंड्रयू ऑफिस से वापस घर लौटता है। वह देखता है कि घर में अजीब सा सन्नाटा है। उसकी पत्नी डोलोरेस घर के पिछले हिस्से में बनी झील के पास एक झूले पर बैठी है। एंड्रयू उसके पास जाता है। तभी वह कहता है हमारे बच्चे कहाँ हैं? एंड्रयू का दिल घबरा जाता है। तभी उसकी नजर झील में जाती है तो उसे उसमें 3 बच्चों की लाशें तैरते हुए दिखाई देती हैं। वह तुरंत झील की तरफ दौड़ता है। उसके 3 मासूम बच्चे, 2 बेटे और एक छोटी
छोटी बेटी रेचल पानी की सतह पर उल्टे तैर रहे थे। वे मर चुके थे। डोलोरेस ने अपने ही तीनों बच्चों को एक एक करके झील के पानी में डुबोकर मार डाला था। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके बच्चे हमेशा के लिए जा चुके थे। वह अपने तीनों बच्चों की लाशों को एक एक करके बाहर निकालता है। वह उन्हें घास पर लेटाता है। वह उनके चेहरों को चूमता है, रोता है, चिल्लाता है। तभी डोलोरेस उसके पास आती है और कहती है, एंड्रयू, चलो इन्हें अंदर ले चलते हैं। हम इनके कपड़े बदल देंगे, हम इन्हें सुखा देंगे, इनके साथ खाना खाएंगे। एंड्रयू अपनी पत्नी की इस हालत और अपने बच्चों की मौत के गम को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसका प्यार एक गहरे गुस्से और नफरत में बदल जाता है। डोलोरेस कहती है, मुझे इस दर्द से आजाद कर दो। एंड्रयू, एक जोरदार गोली की आवाज होती है। एंड्रयू अपनी ही पत्नी के पेट में गोली मार देता है। डोलोरेस उसके हाथों में दम तोड़ देती है। उसके परिवार के एक साथ 4 लोगों की मौत हो जाती है। कहानी फिर से लाइट हाउस में पहुंचती है, जहां एंड्रयू रो रहा है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है। जहां उसे होश आता है तो वह रेचल नाम से बड़बड़ा रहा है। तभी डॉक्टर उसे पूछते हैं, ये रेचल कौन है? तो वह कहता है, मेरी बेटी। और तुम यहाँ क्यों हो? तभी वह कहता है कि मैंने मेरी बीवी को मार डाला था क्योंकि उसने मेरे बच्चे को मार डाला था और मेरा नाम एंड्रयू लेडिस है। डॉक्टर कॉली कहता है, तुमने सच को स्वीकार कर लिया है। तुम पिछले 2 साल से इसी सच से भाग रहे थे। उसके बाद अगली सुबह का दृश्य दिखाया जाता है। अस्पताल के प्रशासनिक भवन के सामने एंड्रयू एक सीढ़ी पर बैठा है। वह बहुत शांत दिख रहा है। कुछ दूरी पर डॉक्टर कॉली, अस्पताल का वार्डन खड़ा है, जिनके हाथों में सफेद कपड़ा और सर्जिकल उपकरण है। वे एंड्रयू को बहुत ध्यान से देख रहे हैं। तभी डॉक्टर शीन, जो उसका पार्टनर चक बना था, एंड्रयू के पास आता है और उसके बगल में बैठता है। वह दोनों सिगरेट जलाते हैं। तभी चक टेडी से कहता है, कैसा महसूस कर रहे हो दोस्त? आज का क्या प्लान है? तभी एंड्रयू डॉक्टर शीन की तरफ देखता है। वह कहता है, चक, हमें इस आइलैंड से तुरंत निकलना होगा। यहाँ कुछ बहुत गलत चल रहा है। एंड्रयू के मुंह से चक नाम सुनकर डॉक्टर शीन का चेहरा उतर जाता है। वे समझ जाते हैं कि एंड्रयू लेडिस दोबारा पागल हो चुका है। वे दूर खड़े डॉक्टर कॉली की तरफ देखते हैं और धीरे से अपना सिर हिला देते हैं, जिसका मतलब था यह ठीक नहीं हुआ है। यह वापस अपनी पुरानी कहानी में चला गया है। जैसे ही डॉक्टर कॉली इशारा करते हैं, वार्डन और गार्ड्स अपने हाथों में सर्जिकल टूल्स लेकर एंड्रयू की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी एंड्रयू कहता है कि चक, सबसे अच्छी बात क्या है, एक राक्षस की तरह जिंदा रहना या एक अच्छे इंसान की तरह मर जाना? यह लाइन बोलने के बाद एंड्रयू खड़ा होता है और बहुत ही गर्व और शांति से उन गार्ड्स और डॉक्टरों की तरफ खुद चल पड़ता है। एंड्रयू पूरी तरह ठीक था, लेकिन उसका अतीत इतना भयानक था कि वह उसी यादों के साथ जी नहीं सकता था। इसलिए ब्रेन सर्जरी होने के बाद उसके दिमाग से वो दर्दनाक यादें हमेशा के लिए मिट जाएंगी और वह एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगा। वह डॉक्टर के साथ चल पड़ता है और कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी हमारी यह मूवी एक्सप्लेन? इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगली कौन सी मूवी का एक्सप्लेन वीडियो चाहिए कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद।